दोस्तों आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसकी जिद के सामने हमारे देश के सबसे दबंग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी नहीं चली, जिसकी रणनीति और अदम्य साहस ने पड़ोसी देश को दिसंबर की सर्द रातों में ऐसा जख्म दिया जिससे उसके नक्शे विश्व पटल पर दो भागों में बट गए। चेहरे पर रोबीले मूंछ और हर एक बात की काट रखने वाले इस रुखदार जनरल की दास्तां बयां करना खुद में एक गर्व की बात है। will be joining as officers of the Indian Army. A great professional. दोस्तों बात कर रहा हूं भारत के पहले 5 स्टार रैंक वाले फील्ड मार्शल सैम हारमोसजी फामजी जमशेदजी मानेकशॉ यानी सैम मानेकशॉ की। बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता है जिनके सैनिक दिल से उनकी आदर करे। उनमें से ही एक थे सैम मानेकशॉ, जिन्होंने न सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वार में अपनी दिलेरी और जाबाजी के झंडे गाड़े, बल्कि चीन और पाकिस्तान के साथ जिस वीरता से युद्ध लड़े वो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर दर्ज होते गए। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम बताएंगे आखिर 1971 के युद्ध में ऐसा क्या हुआ जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बातचीत के दौरान इन्होंने ऐसा क्या बोला जो सुनकर पूरा देश अवाक रह गया। और साथ ही साथ दोस्तों एक पत्रकार से इन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे सेना के सबसे ऊंचे पद पर रहते हुए भी इनको अधिकतर सुविधाओं से वंचित रखा गया। जल्द ही भारत के इस रोबीले जनरल की बायोपिक बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी। फिल्म में सैम मानेकशॉ का किरदार विकी कौशल निभाते नजर आएंगे। दोस्तों जरा 1971 के इन सच्ची तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सैम मानेकशॉ की सबसे बड़ी उपलब्धियों को दर्शाती है, जिनमें कैसे पाकिस्तान के 93,000 सैनिक अपनी अपनी बंदूकें नीचे रखकर सरेंडर कर रहे हैं। पाकिस्तान के नक्शे के 2 टुकड़े हो गए और दुनिया के नक्शे पर एक उभरता हुआ सामने आया एक नया देश, बांग्लादेश। इस जीत का जितना श्रेय भारत के दिलेर जवानों को जाता है, उतना ही श्रेय भारतीय सेना के इस सेनापति के रणनीति को भी। दोस्तों केवल 13 दिन, आखिर होते कितने हैं 13 दिन? 13 दिन में तो बीज से अंकुर भी ठीक से नहीं फूटता। लेकिन इन्हीं मुट्ठी भर दिनों में फील्ड मार्शल सैम बहादुर ने पूर्वी पाकिस्तान को मटिया मेट कर दुनिया के नक्शे पर एक नए देश की नींव रख दी। दोस्तों ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अकड़ मिजाज वाले सैम का सेना में भर्ती होने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन होने को आखिर टाल कौन सका है। 1914 में पारसी परिवार में जन्मे सैम भी अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। सैम जब 15 के हुए तो अपने पिता से विलायत जाकर पढ़ाई पूरी करने की जिद की, लेकिन पिता ने इस छोटे सैम की इस जिद को नामंजूर कर दिया। लिहाजा सैम ने भी बगावत का मन बना लिया और भारतीय सेना में भर्ती होने की परीक्षा दे डाली। 1932 में उन्होंने आईएमए ज्वाइन किया, जहां उन्हें सबसे हंसमुख एवं हाजिर जवाबी वाला कैडेट माना जाता था। ये उन दिनों की बात है जब भारत आजाद नहीं था और भारतीय सेना ब्रिटिश आर्मी के लिए जंग लड़ा करती थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। सैम ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन बन चुके थे और वर्मा में अपने जवानों को जापानियों के खिलाफ जंग में लीड कर रहे थे। बेहद बहादुरी से जापानियों को जंग के मैदान में खदेड़ते हुए सैम को पेट में 7-7 गोलियों की बस्ट लग गई। उनके फेफड़े, गुर्दे, लीवर सब में गोलियां लगी थी। देखते ही देखते पूरी वर्दी खून से लथपथ हो गई। इतनी बुरी हालत में जख्मी देख सैम के जवानों को ऐसा लग रहा था कि सैम का बच पाना अब एक चमत्कार ही होगा। उनके इस वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश आर्मी का डिविजनल कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवान फील्ड में ही अपना मिलिट्री क्रॉस उतार कर सैम को सम्मानित कर दिया, जो कि उन दिनों ऐसा कभी नहीं होता था। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है, सबसे सम्मान वाली जिंदगी मौत के मुंह से निकलती है। इससे पहले कि उन्हें कुछ हो, सैम के एक खास दोस्त शेर सिंह ने उनकी मौत को स्वीकार करने से ही मना कर दिया और उसी भीषण गोली बारूद के बीच में वो उन्हें वहां से निकालकर डॉक्टर के पास ले गए। उनकी हालत दोस्तों ऐसी थी कि कोई इलाज करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। जब सर्जन ने ऑपरेशन करने से पहले उनसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है बहादुर लड़के? तो हंसते हुए सैम बहादुर बोलते हैं,
मुझे एक खच्चर ने दुलक्ती मारी है। उनकी दिलेरी और हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर सर्जन ने बोला, तुम्हारे जैसे हंसमुख अंदाज वाले व्यक्ति को तो बचाना ही चाहिए। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ तो सैम मानेकशॉ को गुरखा रेजिमेंट में पोस्ट मिले। उन दिनों पाकिस्तानी जनरल याया खान और सैम मानेकशॉ के दोस्ती के चर्चे भी खूब चले थे। उस समय सैम के पास एक लाल रंग की जेम्स मोटरसाइकिल होती थी जिसे वो बड़े नाज से चलाया करते थे। याया खान को सैम की ये मोटरसाइकिल बहुत पसंद थी। उन्होंने सैम से 1000 रुपये में मोटरसाइकिल का सौदा कर लिया। और इत्तेफाक देखिए, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो यही याया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और सैम भारत के आर्मी चीफ। जीत के बाद सैम ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा कि याया खान मेरे 1000 रुपये तो कभी नहीं दिए, लेकिन बदले में उसने अपना आधा मुल्क दे दिया। सैम जितने हाजिर जवाबी थे उतने ही खुली जुबान के थे, इसीलिए सैम को अपने वरिष्ठों और राजनेताओं से ज्यादा जमती नहीं थी। लेकिन एक व्यक्ति था जिनके साथ सैम की खूब पटती थी, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेना के सबसे सीनियर कमांडर होने के नाते साल 1969 में उन्हें सेना के आर्मी चीफ बना दिया गया। उनके इतने सालों के अनुभव के इंतहा की घड़ी तब आई जब हजारों शरणार्थियों के जत्थे पाकिस्तान के सैनिकों के अत्याचार से परेशान होकर पूर्वी पाकिस्तान से भारत पलायन करने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद सैम को बुलावा भेजा। इंदिरा गांधी चाहती थी कि जंग हो और जल्द से जल्द हो, पर जनरल मानेकशॉ जानते थे कि ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि उन दिनों दुश्मन सिर्फ एक नहीं था बल्कि पूर्वी पाकिस्तान के साथ साथ खतरा चीन और खराब मौसम से भी था। दो तरफा लड़ाई लड़ते तो हार सुनिश्चित थी, इसलिए वो हार के बाद देश को शर्मिंदगी झेलने से अच्छा उस समय इंदिरा गांधी का गुस्सा झेलना समझते थे। वो सैम मानेकशॉ जैसा जिगर वाला जनरल ही हो सकता था जिसने इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री के आदेश की नाफरमानी कर दी। इंदिरा से अप्रैल में हुई चर्चा पर सैम ने सभी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी ने उनसे भारतीय सेना की तैयारी के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए बोला, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। प्रधानमंत्री को स्वीटी कहकर संबोधित करना उनके दबंग और हंसमुख अंदाज को दर्शाता है। रात के 11 बजे तक दिल्ली में मीटिंग हुई और सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से युद्ध की घोषणा कर दी। सैम का धैर्य लगातार काम करता रहा। एक एक मोर्चे पर भारतीय सैनिक अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे, लेकिन सैम ने तभी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया, क्योंकि सैम जानते थे कि अगर मुकाबले के लिए सेना को छोड़ दिया जाए तो ये युद्ध महीनों तक खिंच सकता है और इसमें हजारों जाने जाने की संभावना है। इसलिए अगर भारत को जीतना है तो पाकिस्तान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना ही होगा, जिसके लिए युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना अति आवश्यक है। वैसा ही हुआ जिसकी योजना सैम ने बनाई थी। सैम ने अपने जाबाज जवानों के बल पर एक और जंग की जीत लिख दी। जिस समय पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करना पड़ा, उस समय वो असले बारूद से लेकर जवानों की संख्या तक सभी में भारत से कहीं ज्यादा थे, लेकिन दिमागी लड़ाई में भारत ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। पाकिस्तान के ईस्टर्न कमान के कमांडर के साथ उनके 93,000 जवानों ने भी सरेंडर किया। सरेंडर के बाद इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए सैनिकों को रखना भी एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती थी। इसी 71 की लड़ाई के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दिमाग में ये बात चलने लगी कि शायद मानेकशॉ आर्मी की मदद से तख्ता पलट करने की कोशिश करने वाले हैं। यह बात जब मानेकशॉ को पता चला तो उन्होंने सीधे इंदिरा गांधी से बात की और हंसकर बोला, मैडम क्या आपको नहीं लगता मैं आपके उत्तराधिकारी के लायक हूँ? आपकी नाक भी लंबी है, मेरी नाक भी लंबी है, लेकिन मैडम मैं दूसरों के मामलों में अपनी नाक नहीं घुसाता। 71 के जंग में जीत के बाद तो सैम बहादुर जीत के हीरो थे। इस जीत के बाद सैम मानेकशॉ को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1973 में सैम मानेकशॉ को सेना के सबसे ऊंचे ओहदे फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। 2 हफ्ते बाद उन्होंने सक्रिय सेवा से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन फील्ड मार्शल कभी अपने पद से रिटायर नहीं हो सकता, लिहाजा वो आजीवन अपने पद पर बने रहे।
सैम मानेकशॉ एक ऐसे शख्सियत के बादशाह थे जो कभी किसी के सामने नहीं झुका। दोस्तों, जब एक बार पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर बंटवारे के वक्त आप पाकिस्तान चले गए होते तो क्या होता, इस पर सैम ने हंसते हुए ये बोल दिया कि फिर 71 की लड़ाई पाकिस्तान जीत जाता। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में सबको नाराज कर दिया, जिससे उनका पद तो नहीं छीना गया बल्कि उनकी बाकी सारी सुविधाओं से महरूम कर दिया गया। बाद में जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तब उन्होंने पुरानी गलती को सही किया और देश के सबसे रोबीले जनरल को उनका हक और सम्मान वापस दिलाया। दोस्तों, 27 जून 2008 का वो काला दिन था जब देश के इस हीरो ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, सैम मानेकशॉ के जीवन के ऊपर बनने वाली ये फिल्म एक बार फिर से हम सबके दिलों में इस जनरल की याद ताजा कर देगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।